हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये सब्जेक्ट है वीएसी सब्जेक्ट है हमारा। इसमें हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके डीयू सोल एनसी वेब सभी जगह काम आएगी। वन शॉट वीडियो है, ठीक है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। एक बार ये देखिए, ये आपके कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन है। ये मैंने आपको ये ज्यादातर वो क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप पिछले 3-4 साल के पेपर उठा के देखो, ये क्वेश्चन आपको सब जगह दिखेंगे। और ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। इसके लिए आपको ये वीडियो देखनी है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने शेयर कर दिया, तो इन सारे क्वेश्चंस को देख जाओ। इसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। इसके अलावा देखो, कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे आप देखो, ये शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके 5-5 नंबर वाले ये क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें आपको कोई 2 पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होती है, ठीक है। यानी लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस वाली वीडियो में मिलेंगे जो आप देख रहे हो। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए आप देख सकते हो एक बार। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। आपके लिए 2 वीडियो है, एक लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो है और एक शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो, ठीक है। दोनों वीडियो को देख जाओगे तो आपका पेपर बढ़िया जाएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको ये देख कर जाना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, एकलव्य स्नातक 1 के नाम से है। पहला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब होता है कानून, यानी कानून के समक्ष समानता, ठीक है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ। तो इसका क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि सभी जो है वो कानून की दृष्टि में समान होंगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 है, इसमें आपको ये एक मौलिक अधिकार के रूप में हमको प्राप्त है। इसमें बताया गया है कि सभी व्यक्ति जो होते हैं वो कानून की नजर में समान होते हैं और किसी को भी कानून के नजरिए से विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। धर्म, जाति, लिंग, भाषा या धन या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। ये सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है? ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को कानून का समान संरक्षण मिले। सभी पर एक ही कानून समान रूप से लागू होगा। ऐसा नहीं है कोई अमीर है तो अलग कानून है उसके लिए, गरीब है तो उसके लिए अलग कानून है। एक ही कानून होगा और समान रूप से लागू होगा, ठीक है। इससे मनमानी, पक्षपात और भेदभाव को रोकने में सहायता मिलती है। तो विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समानता लोकतंत्र, न्याय, मानव अधिकारों की रक्षा का आधार है। तो ये चीजें आपको बतानी थी। अब ये शॉर्ट नोट्स है तो आपको बड़ा आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। निष्कर्ष आपको बताना है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, नागरिकों को समान अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। किसी के साथ उसकी स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति या फिर उसकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पे कोई उसको विशेष अधिकार कानून के सामने नहीं मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है जस्टिस यानी कि न्याय। तो न्याय जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी इसका उल्लेख मिल जाता है आपको। तो न्याय का मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्पक्ष, समान और उचित व्यवहार करना है। यानी हर व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना है, समान व्यवहार करना है और सही व्यवहार करना है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। इसका उद्देश्य जो होता है समाज में समान अवसर प्रदान करना और शोषण और भेदभाव को समाप्त करना होता है, ठीक है। अगर शोषण भेदभाव समाप्त होता है तभी हम बोलेंगे उस समाज में न्याय है। अगर सभी को समान अवसर मिल रहे हैं तभी हम बोल सकते हैं कि समाज में सबको न्याय मिल रहा है, ठीक है। फिर भारतीय संविधान जो है इसमें 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। सबसे पहला है सामाजिक न्याय, यानी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, तो इसको हम सामाजिक न्याय बोलते हैं। दूसरा होता है आर्थिक न्याय, यानी संसाधन और अवसरों का न्यायपूर्ण वितरण, ठीक है। संसाधन और अवसर जो है सबको मिलेंगे, समान रूप से दिए जाएंगे। फिर राजनीतिक न्याय, यानी सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, ठीक है। राजनीतिक अधिकार और शासन में जो भागीदारी है उसके लिए समान अवसर मिलेंगे। फिर न्याय जो है समाज में शांति, समानता और मानव गरिमा की स्थापना करता है। अगर समाज में मान लीजिए न्याय नहीं है तो समाज में शांति नहीं मिलेगी, समानता नहीं हो सकती और मानव गरिमा तो स्थापित हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो न्यायपालिका जो है वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करके न्याय को सुनिश्चित करती है। तो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन भी हो जाता है, हमें इसका निष्कर्ष बताना है। तो न्याय एक लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला होती है, ठीक है। समाज का आधार न्याय होता है किसी लोकतंत्र में, जो कि समानता, स्वतंत्रता, मानव कल्याण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। तो स्वतंत्रता का क्या मीनिंग है यहाँ पे कि व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, जीवन जीने और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की आजादी होनी चाहिए। लोकतंत्र में स्वतंत्रता जो होती है वो एक मूलभूत मूल्य है। तो स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति जो है ना अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सके
और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सके। अगर उसको यह आजादी है तो इसका मतलब स्वतंत्रता है। तो लोकतंत्र में स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, उसके लिए बहुत जरूरी होती है लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता। फिर हमारा जो संविधान है, ये नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जिसके बारे में आप आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक देख सकते हो। जैसे हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी हम अपने विचारों को रख सकते हैं, ठीक है। शांतिपूर्ण हम सभा करने की हमको स्वतंत्रता है। हमको संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। देश में कहीं भी आने जाने, किसी भी व्यवसाय या पेशे को अपनाने की स्वतंत्रता इसमें शामिल है। हालांकि स्वतंत्रता जो होती है पूर्णतः निरंकुश नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है। समाज की शांति, समाज की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस पे बैन भी लगाया जा सकता है, कुछ प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति को अपनी क्षमता यानी अपनी कैपेसिटी जो होती है उसका विकास करने और अपने अधिकारों का उपयोग करने और समाज के विकास में योगदान देने का अवसर देती है। अगर स्वतंत्रता नहीं होगी तो आप अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाओगे, आप समाज में के विकास में योगदान नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की, यानी स्वतंत्रता मानव गरिमा और व्यक्तित्व विकास का आधार है तथा एक लोकतांत्रिक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एकता और अखंडता। तो एकता और अखंडता भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण आदर्श है। एकता का मतलब क्या है कि सभी नागरिक जो हैं वो आपसी भाईचारे से रहेंगे, सहयोग करेंगे और राष्ट्रीय भावना का विकास हो पाएगा। अखंडता का मतलब होता है देश का जो भौगोलिक है, हिस्सा है, क्षेत्र है, उसको हमें एक बनाए रखना है, टूटने नहीं देना है, ठीक है। अगर किसी देश का बंटवारा हो जाता है तो वो फिर वहां पे अखंडता नहीं रह जाती, ठीक है, यानी कि देश के खंड हो चुके हैं। तो हमें अपने देश को टूटने से बचाना है, हमेशा उसके खंड नहीं होने देना है। भारत जो है विविधताओं से भरा देश है, बहुत वैरायटी है यहाँ पे, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग संस्कृतियों के लोग होते हैं। तो इन विविधताओं के बावजूद सभी नागरिकों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़कर रखना ही राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य होता है, ठीक है। संविधान जो है वो क्या करता है, नागरिकों में बंधुत्व की भावना, ताकि लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, समानता और राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे समाज में विविधता है, लेकिन विविधता होने के बाद भी हमें एक दूसरे से के साथ मिलकर रहना चाहिए और बंधुत्व और समानता और राष्ट्र प्रेम की भावना रखनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता और अखंडता देश की सुरक्षा, स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक है। नागरिकों का यह कर्तव्य है कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, ठीक है। यानी जनता का कर्तव्य है कि अपने देश की एकता बनाए रखें, संप्रभुता का सम्मान करें और देश की अखंडता को बनाए रखें। लास्ट में निष्कर्ष बताना है कि एकता और अखंडता भारत की शक्ति है, जो राष्ट्र को मजबूत बनाती है और सुरक्षित और प्रगतिशील बनाती है। नेक्स्ट है लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता सर्वोच्च होती है, सबसे ऊपर होती है। शासन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाता है। तो लोकतंत्र में क्या होता है, सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता ही सर्वोच्च है, जनता ही वोट देती है, तब जाके हमारे लीडर सत्ता में बैठते हैं और सरकार चलाते हैं। अगर जनता उनको वोट नहीं देती है तो उनको सत्ता से उखाड़ भी फेंकती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये लोकतंत्र है। और यहाँ पे नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और वो शासन की प्रक्रिया में भाग भी ले सकते हैं। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो भारतीय लोकतंत्र जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब है कि हमारे देश में जो देश का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ठीक है। चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी रंग रूप के हो, उनकी कोई भी विचारधारा हो तो वो वोट दे सकते हैं। तो ये इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। और हमारे देश में पहले वोट की एज जो होती थी 21 साल होती थी, यानी पहले 21 साल के लोग वोट दे सकते थे, लेकिन उसको बाद में घटा के 18 साल कर दी गई थी, ठीक है। इसके बाद लोकतंत्र नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, न्याय और मौलिक अधिकार प्रदान करता है। लोकतंत्र में क्या होता है कि सरकार जो होती है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और कानून के अनुसार काम करती है। ये व्यवस्था नागरिकों की भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। तो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सरकार जो होगी ना वो जनता के प्रति जिम्मेदार होगी और सरकार जवाबदेह होगी। सरकार, अगर जनता सरकार से सवाल पूछती है तो सरकार को जवाब देना होगा। तो ये लोकतंत्र की विशेषता है, ठीक है। यानी लोकतंत्र में जनता ही शक्ति का प्रतीक होती है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय पे आधारित एक आदर्श जो शासन व्यवस्था है, ये इसे हम लोकतंत्र के रूप में जानते हैं। फिर अगला हमारा प्रश्न है कि हम भारत के लोग
आपने जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें पढ़ा होगा, हम भारत के लोग, ऐसे शुरुआत होती है ना। तो हम भारत के लोग जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द है। इन शब्दों का मतलब क्या है कि संविधान की वास्तविक शक्ति जो है, जो वास्तविक अधिकार है, वो भारत की जनता में निहित है। भारत की जनता के पास ही असली ताकत है। संविधान किसी राजा, किसी विदेशी शक्ति या किसी विशेष वर्ग से नहीं, बल्कि भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है और भारत के लोगों के द्वारा इसको अपनाया गया है। ये शब्द जो है लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को व्यक्त करते हैं, जिसके अनुसार जनता ही सर्वोच्च सत्ता की स्रोत होती है और भारत में क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो इसी सिद्धांत पे हमारी ये जो लाइनें हैं ये इस पे ही आधारित है। ठीक है, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। कैसे करती है? जनता वोट देकर, जनता वोट देती है तब जाके अपने नेता यानी अपने प्रतिनिधि को चुनती है और सरकार जो होती है वो जनता के प्रति जिम्मेदार होती है। तो लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, हम भारत के लोग में भारतीय लोकतंत्र की आत्मा और जो कि जनता की सर्वोच्चता को दिखाती है और संविधान की वैधता को दिखाती है। ठीक है, ये बातें हैं। अगला प्रश्न है हमारा मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 51 के ए पार्ट में यानी क में आपको वर्णित है। तो इसको जब हमारे संविधान में 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, इसको संविधान में जोड़ा गया था। यानी हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, संशोधन यानी अमेंडमेंट के जरिए। तो मौलिक कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र और समाज के प्रति दायित्वों का बोध कराते हैं। अब समझिए, दो चीजें होती है, एक होते हैं मौलिक अधिकार और दूसरी तरफ होते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अधिकार क्या होते हैं? ये संविधान लोगों को अधिकार देता है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, कहीं पे घूमने फिरने का अधिकार, कहीं पे बसने का अधिकार, ठीक है, पूरे भारत में, और अपनी बात को रखने का अधिकार, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार। तो ये सारे अधिकार हमको मिलते हैं। लेकिन अब हमको अधिकार अगर हमारा संविधान देता है तो हमारे भी तो कुछ कर्तव्य, कुछ जिम्मेदारी बनती है अपने संविधान के प्रति, अपने देश के प्रति। तो इसी को मौलिक कर्तव्य कहा गया है। यानी कि इसमें 11 मुख्य मौलिक कर्तव्य हैं जो जनता के अपने देश के प्रति कर्तव्य बनते हैं। ठीक है, यानी हमारी जिम्मेदारी है ये। तो इन कर्तव्यों में हमें क्या करना पड़ चाहिए? तो इसमें सबसे पहला है, जैसे हमको अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। ये क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। हमें अपना राष्ट्रगान यानी जनगण मन जो है हमारा, उसका आदर करना चाहिए। देश की एकता और अखंडता जो है इसकी हमको रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति जो है हमारी, हमको उसकी सुरक्षा करनी चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, पर्यावरण की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को बचाए रखना, ये सब क्या है? हमारे मौलिक कर्तव्य है। यानी हमारे कर्तव्य है हमारे देश के प्रति। मौलिक कर्तव्य क्या करता है? जनता में अनुशासन, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम और जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं। ये मौलिक कर्तव्यों के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायता करते हैं। निष्कर्ष की बात करें तो मौलिक कर्तव्य एक आदर्श नागरिक के आचरण का मार्गदर्शन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संवैधानिक मूल्य। तो संवैधानिक मूल्य क्या है? संवैधानिक मूल्य वो आदर्श और सिद्धांत होते हैं जिन पर भारतीय संविधान आधारित है। ये मूल्य जो है संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्यों में हमको देखने को मिलते हैं। तो हमारे जो संविधान में जो हमारे मेन आदर्श हैं, जो सिद्धांत है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संवैधानिक मूल्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य, ये सब क्या है? ये सब संवैधानिक मूल्य में आते हैं। ठीक है, ये मूल्य जो है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करते हैं और समाज में समान अवसर, सामाजिक सद्भाव और मानव गरिमा को बढ़ावा देते हैं। संवैधानिक मूल्य सरकार और नागरिकों दोनों को संविधान के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। ये राष्ट्रीय एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। अब आपको निष्कर्ष बताना है, यानी संवैधानिक मूल्य भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है और एक न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण, समावेशी समाज के निर्माण की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको बतानी थी। लास्ट में हमारा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि हमें अपने विचारों को, देखो, एक तो ये हमारा मौलिक अधिकार है, इसके तहत हम अपने विचार, अपनी मत, अपनी भावनाओं को क्या कर सकते हैं? अपने सुझाव को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। इसका हमको अधिकार मिला हुआ है। ये स्वतंत्रता बोलने, लिखने, प्रकाशित करने, कला, साहित्य, प्रेस और अन्य माध्यमों से अपने विचार को प्रकट करने की हमको आजादी देता है। ठीक है, तो लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है क्योंकि इसके माध्यम से नागरिक जो है सरकार की नीति पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।
हालांकि ये अधिकार पूर्णतः असीमित नहीं है, याद रखना, इसकी भी एक लिमिट है। कोई भी अगर व्यक्ति राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ बोलता है, यानी देश के खिलाफ बोलता है, उसकी बातों से राष्ट्र की सुरक्षा अगर समस्या में आ सकती है, तो फिर उसको हम ये अधिकार नहीं दे सकते। सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार, नैतिकता की रक्षा, इसके लिए राज्य क्या कर सकता है, इस पे बैन लगा सकता है। मान लो अगर हमें बोलने की आजादी है, अब मैं चला जाऊं कहीं पे और मैं जाके देश के खिलाफ बोलने लग जाऊं या कुछ गलत बात बोलने लग जाऊं, तो क्या संविधान मुझे इसकी आजादी देगा? नहीं देगा। ठीक है, ये याद रखना है। निष्कर्ष यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है लोकतंत्र की आत्मा है। हम अपने विचार का आदान प्रदान कर सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। तो यहाँ पे अपना ये वीडियो खत्म हो जाता है। इसमें मैंने सारे शॉर्ट क्वेश्चन लिए और लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो मैं आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पे तीनों जगह शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप वहां से उसको देख के जाना। थोड़े महीने पहले ही, कुछ महीने पहले ही जो आपके एग्जाम हुए थे इससे पहले, उसमें मैंने कराई थी 52 मिनट के आसपास की वीडियो है वो। तो आपको जरूर एग्जाम से पहले उसको देख के जाना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कॉमेंट कर दें। ऑल द बेस्ट। आपको एग्जाम के लिए अच्छे से एग्जाम करके आना है, अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने, ठीक है, सब कुछ बढ़िया तरीके से लिख के आना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।